नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। आर यू फ्यूचर रेडी? क्या हम फ्यूचर के लिए तैयार है? आप देख रहे हैं ये स्लाइड में सभी लोग काफी जल्दबाजी में है, कोशिश कर रहे हैं कि हर्डल्स को पार करें, जो फिनिश लाइन है उसे हासिल करें। और इसी भागदौड़ में हम आज इस लोकल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट में बिजनेस में भी उसी तरह की बातचीत हो रही है कि किस तरह से हम इस हर्डल को पार करें, किस तरह से हम इस फिनिश लाइन को टच करें, कौन पहले आएगा, कौन दूसरा आएगा। और इसी जल्दबाजी में हम जो बदलते हुए मार्केट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। सो आज आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्या आने वाले कल के लिए हम तैयार है। आने वाले चेंजेस को, चैलेंजेस को और कंपटीशन को झेलने के लिए हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हमारे बिजनेस एंगल से क्या हम तैयार है। इसी के ऊपर आज का ये हमारा टॉपिक और डिस्कशन है। शुरुआत करते ही से हम मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक है जो टेक्निकल टॉपिक है, टेक्निकल बातों के ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरी है जिसे हम बेसिकली माइंड सेट की बात करते हैं, एक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, एक आने वाले कल के लिए एक अपनी एक रवैया क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसी के ऊपर हम सेकंड फेज में बात करेंगे। शुरू हम करेंगे टेक्निकल चेंजेस के ऊपर, जो टेक्निकल चेंजेस होने जा रही है और क्या टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, इस तरह फाउंड्री का जनरेशन इस तरह अभी तक गुजरा हुआ है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। तो जनरेशन ऑफ वेरियस इंप्रूवमेंट्स इन द फाउंड्री, और इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं पैटर्न मेकिंग से। पैटर्न मटेरियल एंड पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। पहले तो शुरू में हम जानते हैं, हम सब कि वुडन के पैटर्न हम इस्तेमाल करते थे, जिसे हम नॉर्मली लेथ मशीन के ऊपर बनाते थे। फिर एल्यूमिनियम पैटर्न्स आ गए, उसके बाद कास्ट आयरन के पैटर्न आ गए, जहां पर सीएनसी और बीएमसी के माध्यम से वो कास्ट आयरन के पैटर्न हम बनाते थे। उसके बाद एजीएन के पैटर्न भी बनने लगे। और अब कई लोग थ्री डी प्रिंटिंग पैटर्न्स के ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बदलता हुआ ट्रेंड है, जो पैटर्न में वुडन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कास्ट आयरन, एजीएन और फिर थ्री डी प्रिंटिंग। तो ये एक टेक्नोलॉजी चेंज है, और ये टेक्नोलॉजी चेंज हमें सूचित करता है कि हमें आने वाले समय में तैयार रहना है कुछ और चीजों के लिए। जैसे कि यहाँ पर थ्री डी प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो वेदर वेदर वी आर रेडी टू अडॉप्ट दिस न्यू टेक्नोलॉजीज, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए क्या हम तैयार है। थ्री डी प्रिंटिंग जैसे टेक्नोलॉजी को क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्किल सेट और माइंड सेट दोनों की बात होगी, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। मोल्डिंग प्रोसेस, शुरू में हम जानते थे कि हैंड मोल्डिंग प्रोसेस हुआ करती थी, जहां पर मोलासिस में होती थी, ग्रिनसैंड में होती थी। उसके बाद अल्फा लाइन, जिसे हम जोल स्क्वीज, साइमल्टेनियस जोल स्क्वीज मशीन्स बोलते हैं, वो अल्फा लाइन आ गई। उसके बाद अब सभी जानते हैं कि हाई प्रेशर लाइन, जब अल्फा लाइन थी उसी समय पे नोबेक प्रोसेस भी थी, जिसमें हम अल्फा सेट और फ्यूरॉन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शेल मोल्डिंग और स्टैक मोल्डिंग भी था, नोबेक के साथ में CO2 मोल्डिंग भी था। और उसके बाद हाई प्रेशर लाइन आ गई। हाई प्रेशर लाइन में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। और उसके बाद आज एक और नई टेक्नोलॉजी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज लॉस फॉर्म टेक्नोलॉजी। तो ये मोल्डिंग में जनरेशन है, हैंड मोल्डिंग, अल्फा लाइन, इसमें नोबेक, CO2, ग्रीन सैंड, शेल मोल्डिंग सभी। उसके बाद हाई प्रेशर और अब लॉस फॉर्म। तो क्या इस जो चेंजेस होने जा रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, क्या उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हम रेडी है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। कोर प्रोसेस, जिसमें शुरू में ऑयल कोर बनाते थे, ऑयल सैंड से कोर बनाते थे। उसके बाद नोबेक और CO2 के कोर आ गए। बाद में कोल्ड बॉक्स और शेल कोर आ गए। लेकिन अब आगे जाके हम थ्री डी प्रिंटेड कोर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कई लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं थ्री डी प्रिंटेड कोर्स। तो क्या इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हम रेडी है, तैयार है, मेंटली और टेक्निकली। मेल्टिंग प्रोसेस है, शुरू में क्यूपुला होती थी, उसके बाद इंडक्शन फर्नेसेस आ गई। इंडक्शन फर्नेस में भी अब हाई परफॉर्मेंस NGBT फर्नेसेस आ गई है, जिसमें आपका परफॉर्मेंस मेल्टिंग का काफी इंप्रूव हुआ है, जिसमें
जो पावर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई है। तो इस तरह मेल्टिंग में भी काफी चेंजेस होने जा रहे हैं। पोरिंग प्रोसेस, जिसमें पहले हैंडशैक से पोरिंग किया जाता था, जब क्यूपला होती थी, जब हैंड मोल्डिंग होता था, उसके बाद पोरिंग लैडल आ गए, उसके बाद पोरिंग लैडल विद क्रेन, एटो पोरिंग आ गया, और अब प्रेसपोर्ट जैसे टेक्नोलॉजी ने दुनिया को हिला दिया है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे, अपग्रेडेशन हो रहे, ये सारे अपग्रेडेशन भी हमें ध्यान में रखने होंगे। डॉक्यूमेंटेशन, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारा चेंज हुआ है। पहले तो हैंड मोल्डिंग लॉकशीट होते थे, हैंड रिटन लॉकशीट्स होते थे, कागज होते थे, पूरी फाइल्स बनती थी। उसके बाद लोग कंप्यूटर में इन्वॉल्व हो गए, एक्सेल फॉर्मेट्स आ गए, उसके बाद ईआरपी आ गया, सैप सिस्टम आ गई, और अब ये सैप और ईआरपी से भी बाहर निकल के एक मोबाइल ऑनलाइन डेटा एनालिसिस, जहां पर आदमी है वहीं पे वो डेटा एंट्री करेगा, और वो डेटा एंट्री रियल टाइम में अपडेट होके आप कहीं पर भी दुनिया में बैठे रहोगे, आप इमीडिएटली वहां पर क्या हो रहा है वो इमीडिएटली विदिन अ सेकंड आप देख पाओगे, पहचान पाओगे, उसे जान पाओगे। ये सारी जो चीजें हैं, इट इज नथिंग बट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, उसी का पूरा पूरा जो इफेक्ट है वो फाउंड्री में भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो सारे चेंजेस है, इस चेंजेस को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ फाउंड्री? अब हम बात करने जा रहे हैं कि फाउंड्री के ऊपर चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंजेस इस वक्त फाउंड्री बेसिकली देख रहा है, क्या फेस कर रहा है। सबसे पहला चैलेंज है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफी टू व्हीलर्स और जो बाइक्स है उसके ऊपर काफी काम हो चुका है। काफी हम रास्ते पे देख रहे हैं तो काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें अब देखने को मिल रही है। 2 साल पहले से आज उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें ऑन ऑन द वे ऑन रोड दिखाई देगी। तो उसका कितना इम्पैक्ट हमारे फाउंडर के ऊपर आएगा, क्या ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो फाउंड्री को, एक सेटबैक है जो इस फाउंड्री को या फाउंड्री इंडस्ट्री को, फाउंड्री के बिजनेस को थोड़ा बहुत मुश्किल में डाल सकती है? क्या इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टोरेज ऑफ स्किल मैन पावर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि क्या स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्किल मैन पावर, क्या इस शॉर्टेज ऑफ स्किल मैन पावर को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी मैन पावर को और ज्यादा स्किल्स से अपग्रेड कर सकते हैं। Lack of interest of new generation in the foundry, that is another important. Why skilled manpower? Because there is a lack of interest of new generation in the foundry. आने वाली पीढ़ी फाउंड्री के लिए उत्सुक नहीं है। They don't want to make their career in the foundry. Why? और उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे। मार्केट सैचुरेशन, बहुत सारी नई फाउंड्रीज आ रही है, बहुत सारी फाउंड्रीज अपने कैपेसिटीज को इनहांस कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और उसके वजह से मार्केट में सैचुरेशन सब बन गया है। तो क्या ये मार्केट सैचुरेशन विल किल द बिजनेस ऑफ फाउंड्री? इट विल अफेक्ट द बिजनेस ऑफ फाउंड्री। तो क्या इसका इफेक्ट क्या होगा अपने ऊपर? उसको, इस सैचुरेशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन काफी बढ़ा हुआ है, काफी सारी फाउंड्रीज आ रही है, काफी सारे फाउंड्रीज अपग्रेड हो रही है, तो उसके वजह से काफी कंपटीशन बढ़ा हुआ है। इंक्रीज क्वालिटी नॉर्म्स, क्वालिटी नॉर्म जो कस्टमर के वो काफी बढ़े हुए हैं, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। हर कोई क्वालिटी की बात करके आगे जा रहा है, तो क्या हम उस क्वालिटी के रेस में अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? तो ये भी एक सवाल हमारे दिमाग में इस वक्त आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन, लोकल टू ग्लोबल, सारे चीजें पहले अपने अपने गांव में, अपने अपने जिले में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने देश में बिका करती थी, अब वो नहीं रहा है। अब कहीं से भी कोई भी जो बेहतर प्राइस मिलती है, बेहतर क्वालिटी मिलती है, अच्छी सर्विस मिलती है, वहां पे जाके उस चीज को खरीद रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन इज अनदर बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। और उसमें अगर हमें टिकना है तो हमें क्वालिटी, कॉस्ट और सर्विस तीनों के ऊपर काफी तवज्जो देनी है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन नॉर्म्स, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन नॉर्म्स इज गोइंग टू बी अ बिग बिग रोल, बिग बिग फैक्टर इन कमिंग डेज, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशन एंड वो ये जो सारी
प्रक्रिया है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन। तो क्या हम पोल्यूशन फ्री और एनवायरमेंट फ्रेंडली सिचुएशन बना पाएंगे अपनी फाउंड्रीज में? क्या हमारी फाउंड्री पोल्यूशन फ्री रहेगी? हम एनवायरमेंट फ्रेंडली कल्चर डेवलप कर पाएंगे अपनी फाउंड्रीज में, जिससे हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, और साथ ही गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन जो बन रही है आगे जाके वो और स्ट्रिंजेंट हो जा रही है, तो उसे भी मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज लेस प्रॉफिट मार्जिन। इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था पहले, क्योंकि कंपटीशन है, सैचुरेशन है, क्वालिटी नॉर्म्स बढ़ रही है, एनवायरमेंट पोल्यूशन जैसी चीजों के ऊपर हमें कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो क्या इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है, कम हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हाउ वी कैन एबल टू मेक इट अगेन? सो दैट हैज टू बी आल्सो डिस्कस। स्लोली वैनिशिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सैंड जैसे रिसोर्सेज जो स्लोली वैनिश हो रहे, खत्म हो रहे, उसकी तादाद कम हो रही है, तो उसको हम ओवरकम कैसे करेंगे? हाउ वी कैन एबल टू कॉम्पनसेट दोज नेचुरल रिसोर्सेज इन कमिंग टाइम? तो ये सारी चीजें, ये सारी चैलेंजेस इस वक्त फाउंड्री फेस कर रहे हैं, क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है कि इस चैलेंजेस को हम किस तरह से फेस करेंगे, किस तरह से ओवरकम करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, वी डू नॉट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमारी सिचुएशन, हमारी स्थिति नॉर्मल है, सामान्य है, अच्छी है, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम उसी हालात में ग्रो करते हैं जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस है। जैसे मैं एक हमेशा एग्जांपल देता हूं कि आप अकेले दौड़ रहे हैं, अगर आपको 100 मीटर दौड़ लगाने को बोला अकेले, तो आपका जो टाइमिंग आएगा वो टाइमिंग, और जब आपके साथ में 4 बच्चे खड़े कर किए जाएंगे और उनके साथ में आपको दौड़ने को बोला जाएगा, तो उस वक्त आने वाली टाइमिंग, इसमें अगर आप देखेंगे तो जब कंपटीशन है तो आप ज्यादा निखर कर सामने आते हैं, आपका परफॉर्मेंस ज्यादा निखर कर सामने आता है, आपका टाइम बहुत कम रहता है, बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन, यू हैव टू कॉम्पीट विद समवन एल्स, सो यू try to give your best. So that is very important. We grow when we are face challenges. So इसलिए challenges होना बहुत important है। हमें हमेशा कहता हूँ रिसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो यू नॉट एबल टू इम्प्रूव। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो रिसेशन शुड बी देयर। रिसेशन से आपको एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि आप ग्रो करें, ज्यादा बेहतर काम करें, कुछ कॉस्ट सेविंग करें, कुछ नई नई चीजें तरीके ढूंढे, ट्रेनिंग दे, अपने लोगों का अपग्रेडेशन करे, और यही सारी चीजें आपको ज्यादा बेहतर बनाती है, और यही सारी चीजों से आप बनते हैं रेडी फॉर द फ्यूचर। सो आप क्या तैयार है रेडी फॉर द फ्यूचर? So let us go, and this is another important factor, that is self-limiting belief. क्या आप समझते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा? आप कास्टलाइन बनाते हैं तो मुझे जन नहीं आएगा, मैं जन बना रहा हूं तो मुझे एरिया जैसी ग्रेड्स है, एसएसएफ जैसी ग्रेड है, वो बनाना नहीं आएगी। अगर आप किसी अच्छे कंपनी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार आपके दिमाग में आता है कि क्या मैं उनके क्वालिटी नॉर्म्स अचीव कर पाऊंगा या नहीं। तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, उन्हें आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक घोड़े को बांध के रखा है कुर्सी से, और वो समझ रहा है कि ही डोंट हैव पावर टू ओवरकम दिस चैलेंज। हालांकि वो एक झटके में वो कुर्सी को निकाल के भाग सकता है, लेकिन उसे इस तरह से उसे इस तरह से कल्टीवेट किया गया है, उसे इस तरह से पाला गया है कि उसमें वो बिलीव लाया गया। जैसे हाथी के छोटे बच्चे को एक छोटे रस्सी से बांध दिया जाता है, जब बड़ा हो जाता है वही हाथी उसी रस्सी से बंधा रहता है, और वो समझता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, इस रस्सी से मैं जुदा नहीं हो पाऊंगा, मैं इस रस्सी से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और वो जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, उसे आपको निकाल के फेंकना है। अगर आपको आने वाले समय के लिए रेडी होना है, आने वाले समय को तैयार होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को निकालना, उससे पार पाना, उससे आपको बाहर निकल के कुछ अच्छी चीजें सोचनी होगी। आपको ग्रोथ वही मिलेगी जब आप इस कंफर्ट जोन से, इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलेंगे। Why new generation do not come into the foundry? Why there is another important aspect मैंने
पहले भी चैलेंजेस में बताया कि नई जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड। द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डार्क डेंजरस dirty environment of our foundry, that is 3D. I call it 3D because dark, dangerous, and dusty environment in the foundry is one of the main reasons. Second is less output to input ratio commercially. जो एफर्ट्स लेने के बाद जो उनको आउटपुट मिलना चाहिए बाकी प्रोफेशंस में जितना मिलता है उससे बहुत कम शायद फाउंड्रीज में मिलता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके ऊपर हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारी इंडस्ट्री को, टॉप मैनेजमेंट को इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नॉट व्हाइट कॉलर जॉब, एक व्हाइट कॉलर जॉब नहीं होता है जैसे आईटी सेक्टर में होता है, कंप्यूटर टेबल डेस्क पे बैठे हुए आराम से एसी में, तो ये नहीं होता है। शॉप फ्लोर का जॉब है, यहाँ पर आपको काफी समय शॉप फ्लोर पे बिताना होता है, डर्टी डस्टी एनवायरनमेंट में, हीट में काम करना पड़ता है, तो ये शॉप फ्लोर जॉब है। उसके बाद कैन नॉट वेयर व्हाइट शर्ट्स, दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि उनको एक व्हाइट कॉलर जॉब की आदत है, उनको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए जो कि फाउंड्री में आपको नहीं मिल सकता है इमीडिएटली। फाउंड्री नॉट वेल इक्विप्ड विथ डिजिटल गैजेट्स, तो ये गैजेट्स का जमाना है, मोबाइल है, फेसबुक, बहुत सारे एप्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर लोगों को डिजिटली अपग्रेड होने की या डिजिटली एक्सप्रेस होने की जो आदत पड़ी है, फाउंड्री इज नॉट वेल इक्विप्ड विद दोस डिजिटल गैजेट्स, सो वी हैव टू कम अप विद सम गुड एस्पेक्ट कि हमारे फाउंड्री में भी हम डिजिटली एजुकेटेड है, डिजिटली ऑपरेटेड फाउंड्रीज है, तो यहाँ पर वो अगर हम करेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाएगा कि न्यू जनरेशन को काफी ज्यादा हद तक उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। Then the friends went to IT sector and UPSC, so do not want to get separated from them. तो उनके दोस्त आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, सो दे डोंट वांट टू गेट अवे फ्रॉम दोस ऑल फ्रेंड्स आर डूइंग, सो दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दोस गैदरिंग और दैट क्राउड, सो ये भी एक कारण है। सैंड एंड मेटल डस्ट एंड हीट अफेक्ट्स हेल्थ, तो हेल्थ इश्यूज, इसके लिए मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि क्या हम पोल्यूशन फ्री एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमारे फाउंड्री में जनरेट कर पाएंगे। अगर हम कर पाएंगे तो डेफिनेटली we can attract this new generation. तो another important aspect ये भी है कि हम उन्हें attract करने के लिए इस तरह कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेंड, क्या फ्यूचर ट्रेंड्स आने वाले हैं फाउंड्रीज में जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं? पहले, सबसे पहले तो थिन वॉल कास्टिंग। थिन वॉल कास्टिंग क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वी आर गोइंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें अच्छे अच्छे रास्ते बन रहे हैं, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, गाड़ी का स्पीड अगर बढ़ रहा है तो उससे हमें उस व्हीकल का वेट कम करना है, और अगर व्हीकल का वेट कम करना है तो कास्टिंग का वजन कम करना है, कास्टिंग का वजन कम करना है, तो थिन वॉल कास्टिंग आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर। तो आपको थिन वॉल कास्टिंग बनाने की टेक्नोलॉजी, उसकी माहिरत आपको होनी चाहिए, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपको थिन वॉल कास्टिंग में आपको अपने आपको रेडी करना है, आपको उस तरह अपने माइंडसेट को, अपने स्किल सेट को डेवलप करना है कि मैं थिन वॉल कास्टिंग बना सकता हूँ। रिड्यूसिंग कास्टिंग वेट बाय इंक्रीजिंग मटेरियल स्ट्रेंथ, मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। हाँ, नॉर्मल डक्टाइल आयरन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो नए ग्रेड्स आ रहे हैं, दैट इज कस्टमाइज ग्रेड आ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली हम 500 बाय 7 कर रहे हैं, हम 500 बाय 15 भी आ रहा है, 500 बाय 10 भी आ रहा है, कई बार हम बात कर रहे हैं 400 बाय 5 भी आ रहा है, तो अलग अलग ग्रेड जो भी हिसाब से रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स आ रहे हैं, तो मटेरियल स्ट्रेंथ को बढ़ा के कास्टिंग का वजन कम करने की कोशिश की जा रही है। सिमुलेशन फॉर रिजॉल्विंग कास्टिंग डिफेक्ट एंड फर्स्ट टाइम राइट इज अप्रोच, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर ट्रेंड आने वाला है कि नंबर ऑफ trials will become, development time will be less, development cost will be less, and will be able to get ready for the प्रोडक्शन वेरी वेरी फास्ट ट्रैक के ऊपर हम जाके किस तरह से हम इस प्रोडक्शन को जल्दी से कमर्शलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम इस प्रोडक्शन को जल्दी से लेके आ सकते हैं
जिसके वजह से हमारा डेवलपमेंट टाइम, डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाए। यूज ऑफ रिक्लेम सैंड फॉर कोर्स एंड मोल्डिंग, जैसे हमने पहले बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी वैनिश इन वेरी few times. So how to overcome that issue is by reclaiming the sand of core and molding, so that we can able to reuse that sand again and again, and these natural resources can be taken care for little bit more time. So natural resources को हम थोड़ा सा ज्यादा समय तक उसको और बचा के रख सकते हैं अगर हमने इस तरह के कोर्स और मोल्डिंग सैंड को रिक्लेम करके इस्तेमाल किया। न्यू मटेरियल फॉर मोल्ड, more wear resistance and lightweight material, more strength etc. तो नए नए मटेरियल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया एडीआई है, उसके बाद कॉम्पैक्टेड ग्राफाइट है, एसएसएफ है, और बहुत सारे अलग मटेरियल्स आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होगा, हमें इसके लिए रेडी रहना होगा। यूज ऑफ रोबोट्स फॉर पेट्रोलिंग एंड अदर एक्टिविटीज, रोबोट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो द वर्क दैट इज नॉट that gives a fatigue, or that is not required any we can say any specific requirement, जहां पर ह्यूमन की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं, वहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और आने वाले समय में वो और ज्यादा बढ़ेगा। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फॉर पैटर्न मेकिंग एंड प्रोटोटाइप कास्टिंग, कोर मेकिंग एक्सेट्रा। 3D प्रिंटिंग जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग, कोई पार्ट को लेकर उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें वेट करेक्शन, कोर करेक्शन, वॉल थिकनेस रिडक्शन, मटेरियल रिडक्शन करके रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में हो रहा है। यूज ऑफ आईओटी फॉर बेटर प्रोसेस कंट्रोल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है फाउंड्रीज में। ये भी एक बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड होने वाला है। फेटलिंग लेस कास्टिंग, जहां पर फेटलिंग ही ना करना पड़े, या फेटलिंग की जो सिवेरिटी है या फेटलिंग का जो कंटेंट है उसे कम करके फेटलिंग लेस कास्टिंग बनाना एक फ्यूचर ट्रेंड बन रहा है। लॉस फॉर्म मेथड, यूज ऑफ आईओटी फॉर बेटर प्रोसेस कंट्रोल बने, जैसे बताया कि रियल टाइम डेटा आप जहां पर है वहीं पे आपके मोबाइल में आप डाल रहे हैं, और वो डेटा जिसको जिसको चाहिए उसको मेल हो रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है, मैसेजेस हो रहा है, and you can able to see what is happening in your foundry just anywhere outside your foundry, and at the real time way. So this is how IoT is working for better process control. Cost reduction is going to be a very important future trend for everybody to overcome the competition and the we can say the saturation thing, and also lot of work has been done on wastage elimination, yield improvement, etc., etc. So new generation bringing digital revolution and automation mindset in the foundry. I think this is very important factor. We have to attract new generation, and they will bring a digital revolution and automation mindset in the foundry, which is lacking at the moment. So that is very important. The new generation is required. New generation will bring that aspect, that is digital revolution and automation mindset, and that will definitely help you to improve your capability as a foundry. Speedy and first time right new product development. You have to be ready for speedy and first time right new product development, so that you can utilize your capacity as fast as you can. You can reduce the cost of new product development. So we have to take these challenges of changes and the competition in the foundry industry today. So we have to face these challenges. And as I already told you, without challenge, you cannot grow. You have to take those challenges of changes, what is happening in the technology, what happens in the market, and the competition that is happening because of saturation, expansion, the new foundries, etc., etc. So you have to face all these challenges of changes and competition. So we normally say that is 3C, 3D, and 5M. 3C is a change, competition, and challenges. 3D is dark, dangerous, and dirty. And 5M, which is very important as well, man, machine, material, method, and measurement. Let us focus on all those three. First, 3C. We all hate changes. We don't want any changes. We are always refusing to change ourselves. So we hate changes. We run away from the challenges. We are not happy to accept the challenge. We are not happy to face the challenge.
So we run away from the challenges and we dislike competition. We don't like competition at all. So these are the three, and we have to work on these three C if you want to grow and be future ready. You want to face all these three C, that is change, challenges, and competition. Without them, you can't grow. Man, skilled manpower is required. We are talking about 5M, that is man. Skilled manpower is required, is essential to grow. Machines, new technology, high productivity machines, and automation, high precision machines are required to grow. Material, new types of material. You have to search for better material, new type of material which will help you to improve your productivity, reduce your costs. Then methods, new technology and digitalization will help you in improving your methods. And then measurement, Six Sigma methodology, reduction in variations, etc. will help you. And also measurement also involves how you can improve your measurement system, or we can say precisely. That is very important, so that you can improve your quality. This is another slide which is showing skill versus challenges. When you have a low skill and low challenge, you are always in anxiety. You don't know what to do, and you fall in your in your journey. You are not able to rise to the level you want to grow. When the challenges is high but skill is low, it is again a very big, very difficult time. But you have a high skill and low challenges, it is also not very good sign. But it is always better when you have a high skill and high challenges. You have a high challenges, but you also have a high skill to resolve or to overcome those challenges. So you have to face a bigger challenge. You have a high skill and you can able to overcome that challenge. So you must looking for high skill manpower, high skill or skill upgradation. So that is very important factor as well. Required skill set in the foundry to overcome 3C, that is challenges, changes, and the competition. First one is problem solving. It's a very important aspect. Problem solving. Problem is nothing but a difficulty, a challenge which you are facing. And that is very important, that you have to overcome those problems periodically without spending much time, without affecting your productivity, without affecting your quality. And it will definitely give you a right way, a right direction for the growth. So problem solving is a big challenge for you and big aspect of your success. Then never give up. Normally we give up when there is a challenge in front of you. When there is a problem in front of you, you give up and you come out of the situation. But it is not a right way or right strategy. You have to face the challenge. You never give up. You just continue taking efforts to solve that problem, solve it, and then you can go into the next successful or growth zone. That is very important, that you never give up. Decision making, you have to take some decisions periodically. So you have to be very, very bold in taking the decision. You have to be wise enough to make a decision. So decision making is very important. Normally we are failed because you are not taking any decision. We fail because of taking decision is okay, because you will gain the experience. But if you don't take a decision and then fail, it is very, very bad situation for you. So take a decision, and that decision making ability has to be improved. Discipline is very important factor in the foundry. You have to be disciplined in all sectors, in all processes, in all your foundry aspects, because discipline will give you a lot confidence and lot more for the success. So discipline is very important in the foundry. Quality awareness, it should be there from bottom line, that is operator level, to the top management or the owner. That quality awareness should be there. Initiative to initiative for the growth, initiative for the success, initiative for solving the problem, initiative for decision making, initiative for discipline, initiative for quality awareness. Process approach, you have to be inclined with the process approach, that is input, process, output. You have to follow the process.
You have to get best input for your product, and then if your input is good, your process is stringent, and you will definitely get very good output result as well. So that process approach should be followed. Execution is very important factor. Execution, you have to execute. We all taking the decision, we all have some plans in the mind, but we never execute those plans. And if you don't execute those plans, then those all those thoughts, all those plans are bullshit. It will not help you unless and until you execute those plans actually on the shop floor. So execution is going to be a key for your success. Risk taking ability. You have to take a risk. You have to take a decision. You have to take a risk for your business. If you don't take a risk, you will not able to grow. Utilize available resources. You have to utilize all the available resources. Many times we say we don't have enough resources. We don't have enough uh, enough enough ability for resources. But we never thought whatever resources we had, whether we are utilizing those resources 100%, whether we are fulfilling those resources. That has to be very important. We are going to see that again in the few more slides. Creative problem solving, that is another important aspect. That is, you have to be not only a good problem solver, you can be able to solve the critical or creative problem solvers. Problem solving requires new approaches. You all know you have to spend more time on understanding the problem or defining the problem. Once you get it properly, then the solution will come faster. Decision making ability, where to go, on this direction or that direction. You have to take a decision, and that decision making ability is required. And here you have to work very importantly on factual data, the data which will based on the facts, the data based on your real time analysis. That is very important. Change began at the end of your comfort zone. When you stop being in your comfort zone, then only that growth will start. So growth again will start after your comfort zone. Here you are saying comfort zone, then you start entering into fear zone, because when you start try to come out of your comfort zone, there is a fear of getting failures. So you have to come out of comfort zone, enter into the fear zone. Then you have a learning zone. You have to learn, because you have to gain some knowledge, some experience, some skill set upgradation. And once you have overcome this comfort zone, fear zone, and then pass this learning zone, you are in the growth zone. Your growth is there. Success will be 100% in your side if you pass this comfort zone with fear zone and learning zone. So this is how normally a pupil or the things will move around from your comfort zone to growth zone. How much you learn? You learn something from theory, some more from practices, but more you learn from your mistakes. So never. That is why I told you earlier that never. You have to take a risk. You never underestimate yourself. You have to take the risk, and after taking risk, you may fail or you may succeed. If you fail, you gain the experience. If you succeed, it is you are achieving whatever target you have or whatever dreams you have, you will able to achieve. So that is very important. So mistakes are painful when they happens, but later year, but years later, collection of those mistakes called experience, which lead to the success. So it's a very important factor. Again, you have to uh, take the risk. You have to come out of your comfort zone, and you need to see the things with a broader angle. Resources may be not never enough. Do not wait to start. Sometimes you feel that resources are not adequate, not enough, but do not wait to start, because if you start wait for resources to get ready for you, you will lose the time, you will lose the momentum, you will lose that we can say
that flow of success, and that is very important. Never wait to start. Just take some feet ahead. Try to understand what resources you have, whether you are able to make best utilization of those resources. That is very important. You can see this picture. He's happy. He's very smiling, even though he don't have a proper resources, but he's enjoying whatever resources he had. So that is very important to understand what resources you have and try to utilize them with 100%. Purpose of automation is not to eliminate human error from. So the automation, normally people are saying the automation is coming, and because of automation, a lot of people will become unemployed. But it's not the purpose of automation. Automation's purpose is to is to eliminate the fatigue of a human. You have to eliminate the human error or human efforts, which are we can say a donkey work, we can say, so that they can work or they can focus on value added activities. So that is the purpose of automation. A teamwork, that is another very important aspect, because if you don't have a teamwork, this can happen in your organization as well. So you have to be two different teams has to be aligned to have a common goal and common path. So if the communication is not proper, if they don't have enough communication, in proper communication, then this can be happen in your organization as well. So you avoid it. You need to have a better and good teamwork. Competition is going to be a very important aspect in the future. So a lot of competition is there. Everybody is trying to cross this finish line, but who is the better, who has the enough strength, who has enough abilities will cross the line first. So be ready for that, and I hope you will be able to cross the line, the finish line first in your competition as well. So why competition? Because of saturation, because of globalization, and because of less demand, more supply. Because demand is less, but supply is more. There's a lot of saturation, a lot of globalization, and that is why the competition is there. How to overcome competition? So it's very important. So customer or market looks for quality, cost, and service. So you give your best service, you give your best cost, and you give your best quality, you can overcome the competition. The competition killing is very easy. You have to give your best service, best cost, and best quality to your customer. How to overcome competition? Do something different. Customer wants you to do something different than anyone else. You have to attract him by doing something different. Do a value addition in your business. Make yourself identify separately than others. Respect the competitor. That is one of the very important factor. Try to learn good things from your competitor. Identify and improve on your weaknesses. Understand and work on your strengths. Understand future trends and changes and adopt it as soon as possible. Always work for future pull. That is very, very important. You have to work on for a future pull, because no one is going to come and push you to your dreams or to achieve your goals. You have to push yourself, because no one else is going to do that for you. So you have to, if you're going to the gym, you have to take your own push-ups. No one will do that for you. So that is very important. There are no traffic jams along the extra mile. So there is no traffic jam along the extra mile. That is very important factor, that you have to do something different. You have to choose something different. Everybody is doing cast iron, you are going the same way. Everybody is doing automobile or tractor, you are doing the same thing, and you are again a part of the competition. If you want to come out of the competition, you have to do something extra, something different than what others do. So there is no traffic jam on extra mile. जब आप दूसरे रास्ते से जाएंगे जहां पर लोग बहुत कम मिलेंगे, नॉर्मल रास्ते पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, और भीड़ में जाएंगे तो देयर विल बी कंपटीशन. You have to
avoid the competition, if you have to overcome the competition, you have to choose an extra mile. So do not afraid to choose a different path than others. Everybody is going the same direction. We can say there is a automatic excavator, and everybody is trying to rush on that excavator. This person who is climbing the uh, climbing on separately, because he is not one to be a part of that excavator or that we can say crowd. So he is identifying himself as a different. So this is very important factor again. This is what I was talking about. You have to do something different. This is a picture from one of the foundry in Kolhapur, where you can see the dinner lunch time. The lunch is taken by the staff member just near the sand plant. So you have to make your foundry environment so environment friendly that you can take the lunch just in the foundry shop floor, so that new generation will attract, new generation will come. Your existing employees will also gain their health better. They feel much more we can say much more free, और वो ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, और उनकी काम करने की इफिशिएंसी बढ़ेगी. So that is another important factor you have to be understood, and आपको इसके ऊपर काफी काम करना पड़ेगा, काफी तवज्जो देनी पड़ेगी. Why they succeed? वो लोग क्यों सक्सेसफुल होती है जो आज एक लेवल पे आके खड़े हैं, जिनके नाम हम सुनते हैं. एक अच्छी फाउंड्री है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा ग्रो कर रही है बिजनेस में, अपने आप को एम्पावर कर रही है. व्हाई दे गेट सक्सेस? बिकॉज नंबर वन, दे हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज. उनके पास बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज है. दे आर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स. वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स है. दे टुक इनिशिएटिव एंड डिजाइन ओन लाइफ. वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने लाइफ को बदलने में सक्षम है, बिकॉज दे टेक इनिशिएटिव. वो खुद उसमें मेहनत करते हैं, उसमें खुद इनिशिएटिव लेते हैं, अपने आप को उस तरह से ढालते हैं कि वो इम्प्रूव होके अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बना सके. दे टुक रिस्क इन देयर लाइफ. उन्होंने अपने जीवन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस में रिस्क लिया है. दे हैव टेकन द रिस्क एंड दे हैव एबल टू ओवरकम दोस रिस्क. दे डू नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. उन्हें डर नहीं है, वो डरते नहीं है कि वो फेल हो जाए, बिकॉज दे आर टेकिंग द रिस्क, एंड इफ दे फेल्स they never get never feel bad, because they feel that it is a new experience that I have learned from that mistake. So they do not afraid of failures. They choose different path than general one. वो आम लोगों से ज्यादा या अलग रास्ता ढूंढते हैं और उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं. They think big but start small. वो देखते सपना बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी शुरुआत एक एक कदम से होती है, और एक एक कदम मिलके वो उस अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं. दे यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली. वो अपने इफेक्टिव रिसोर्सेज को ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं. दे आर गुड इन एग्जीक्यूशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि वो एग्जीक्यूशन में बहुत बेहतर है. इंप्रूव देयर स्किल सेट. हम किस तरह से इस रास्ते पे जा सकते हैं कि हमारा स्किल सेट बढ़ाइए. चूज डिफरेंट आउटलुक. एक देखने का नजरिया जो नॉर्मल लोगों का है उससे अलग सोचने की कोशिश करें. ओवरकम कंपटीशन. कंपटीशन से बाहर निकले, कंपटीशन को किल करें. लोकल टू ग्लोबल मार्केट माइंडसेट. हम लोकल से ग्लोबल माइंडसेट की तरफ जाए. हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोचे. हम ये सोचे कि क्या हम सिर्फ कोल्हापुर से बाहर निकल के इंडिया में ही नहीं तो बाहर के देशों में क्या हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं. मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन लॉन्ग रन. कहां पर अपॉर्चुनिटीज है कि मैं अपने बिजनेस को आने वाले समय में एक्सपांड कर सकूं, बढ़ा सकूं, उसमें कुछ नया कर सकूं. बाय अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी चेंजेस. बाय अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजी इन द चेंजेस. जैसे मैंने शुरू में हमने बताया कि कौन कौन से एरिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या मैं इसमें से कुछ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकता हूं जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, मेरी
कस्टमर का मेरी तरफ देखने का रवैया चेंज हो जाए, क्या मैं प्रोसेस अप्रोच को फॉलो कर रहा हूँ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट को फॉलो कर रहा हूँ, इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपग्रेड कर रहा हूँ, अपने आप को उसमें ज्यादा बेहतर बना रहा हूँ। सेफ्टी, सेफ्टी इज गोइंग टू बी क्रिटिकल पार्ट। क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए सेफ्टी दे पा रहा हूं और सेफ्टी का ज्यादा से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पा रहा हूं। चेंजेस 3D टू 3D, हमने 3D की बात की थी जिसमें हम डार्क, डेंजरस और डर्टी की बात की थी। जो एनवायरमेंट आज हम फाउंड्री में देख रहे हैं, डार्क, डर्टी और डेंजरस, क्या मैं इसे डिजिटल, डायनामिक और डिलाइटफुल बना सकता हूं ताकि आने वाली जनरेशन इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर काम पे आए, और जो जनरेशन आज काम कर रही है, जो लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ बेहतर हो, उनकी इफिशियंसी बेहतर हो, ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर पाए। डिजिटल, डायनामिक एंड डिलाइटफुल। Nothing is impossible. Everything is possible. That is, I am possible. Impossible is nothing but I am possible. If you think it is impossible, you are wasting your time. Do not think it. You think I am possible. That is, everything is possible if you try hard and try with lot of enthusiasm and initiative. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू आपने बहुत बार ये सुना होगा, हम स्कूल से सुनते आ रही है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी है। जो फिट है, जो बेहतर है, वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करता है। दैट इज द रूल ऑफ नेचर। ये नेचर का रूल है, ये कोई नया रूल नहीं है, ये नेचर का रूल है। जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिटेस्ट नहीं है वो धीरे धीरे डिमोलिश होता जाएगा, जैसे कि डायनासोर हुआ। तो हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को फिटेस्ट बनाना होगा, फिटेस्ट रखना होगा, ताकि हम आने वाले समय में सर्वाइव हो जाए, ताकि जो फ्यूचर रेडी की बात हम कर रहे हैं, फ्यूचर रेडी अगर हमें रहना है, वी हैव टू सर्वाइव, एंड फॉर दैट वी हैव टू बिकम फिटेस्ट वन। आगे बढ़ने से पहले एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें इस कहानी में बेसिकली हम पुल पुछ की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वी हैव टू फ्यूचर पुल, हमें फ्यूचर पुल चाहिए कि हम कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 5 साल के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसलिए जो पुल होना चाहिए, उस पुल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, उसकी एक जवान बेटी है, और उस बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, और वो राजा ऐलान करता है, जैसे कि पुराने जमाने में करते थे कि स्वयंवर किया जाता था उस बेटी की शादी के लिए, और वो उसी स्वयंवर की घोषणा करता है कि उसके राज्य में एक नदी थी, और नदी को जो पार करके सबसे पहले वो नदी को पार करेगा, उस लड़के के साथ इस बेटी की शादी होगी, और उसे वो पूरा राज्य दिया जाएगा। तो जैसे ही ऐलान होता है, सारा राज्य के सारे लोग जमा होते हैं नदी के किनारे में। बाहर से भी कुछ राज्य के लोग आते हैं, और सारे लोग वहां पर जमा है। इस स्वयंवर की ये जो बात है नदी को पार करने की, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इस नदी में बहुत सारी मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ से भरी इस नदी को पार करने की शर्त इस राजा ने रखी थी। जैसे स्वयंवर स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली एक लड़का इस नदी में कूद जाता है, और बड़े ही जल्दबाजी में बहुत बेहतर तरीके से वो इस नदी को जैसे तैसे पार करके नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो किनारे के ऊपर पहुंच जाता है, राजा बहुत खुश होता है, और उस लड़के को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है कि वेलकम टू द फैमिली, आपका इस फैमिली में स्वागत है। मेरी बेटी आज से आपकी आपके है, और मेरा राज्य भी आपको मिलेगा। जैसे ही वो इस लड़के को गले लगाने जाता है, लड़का बहुत ही जल्दबाजी में उससे कहता है कि मुझे आपका राज्य भी नहीं चाहिए, और मुझे आपकी लड़की में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उससे शादी भी नहीं करनी है। मैं तो सबसे पहले अभी ढूंढ रहा हूँ उस लड़के को जिसने मुझे धक्का देके इस नदी में ढकेल दिया है। क्या आपको भी किसी ने धक्का देके नदी में डालने की जरूरत है, या आप खुद
आने वाले समय में जो चैलेंजेस है, जो चेंजेस है, जो कंपटीशन है, उसे पहले इन्फोर्स करके, उसे पहले उसका अंदाजा लगा के खुद अपने आप को फ्यूचर पूल में लेके जाएंगे, या आपको कभी किसी ने इस तरह का पुश देने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आप इसके ऊपर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगर कोई आपको इस तरह से धक्का देने वाला है तो वो उसकी मर्जी से देने वाला है, आपकी मर्जी से नहीं। तो एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने होने वाली है। इसीलिए आपको अपने आप को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना रखना है। एक कविता है जो शिव मंगल सुमन जी ने कही हुई है, गति प्रबल पैरों में भरे, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। हमारे पैरों में बहुत सारी गति है, हमें बहुत सारी शक्ति है, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे स्टाफ में बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारे कैपेबिलिटीज है। मेरे सामने रास्ता भी बहुत बड़ा खुला है, क्योंकि ग्लोबल टू ग्लोबल है, अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक आप चलोगे नहीं, आप मंजिल नहीं पार कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चलना है, आपको अपने मंजिल की तरफ चलना है, सही दिशा से चलना है, सही रास्ते पे चलना है, और तभी आप जाके इस मंजिल को पार कर सकोगे। चलना हमारा काम है, लेकिन एंजॉय करके चलना हमारा काम है। जब भी आप कोई काम करो, उसे पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से करो, ताकि आप उस पूरे काम में, पूरे जो जर्नी है, पूरा सफर है, उसे एंजॉय करते चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, चलना हमारा काम है, लेकिन एंजॉय करके चलना हमारा काम है। और इसी के साथ इस सेशन के खत्म की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। एंजॉय द जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी जर्नी, जो भी मंजिल की तरफ जाने की आपकी ये जो आराधना है, आपका जो प्रवास है, उसकी तरफ जब आप जा रहे हैं तो उसे एंजॉय करके चलिए। उसे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अपना जो काम है उसे बड़े ही अच्छी तरीके से अगर आप निभाओगे, और अच्छी तरह से आप करोगे, तो आप सक्सेसफुल जरूर रहोगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने काबिलियत के ऊपर विश्वास रखिए। और मैं एक और चीज से आपका इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा कि जब भी आप कोई बेहतर काम करते हैं तो उससे आपको बहुत आनंद मिलता है। इस आनंद को लेके चलिए and enjoy the journey. Thank you very much for listening this nice video. I hope you have enjoyed it. Thank you very much.